हेलो गाइस, वेलकम टू प्लेटफॉर्म यूपीएससी। आज अपन जो पॉलिटी की जो बुक है लक्ष्मीकांत, उसका जो सेकंड चैप्टर जो है संविधान का निर्माण जो है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो अपन शुरू करने जा रहे हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले जब संविधान का जो निर्माण हुआ उससे पहले की क्या क्या प्रोसेस हुए, जो अंग्रेजों के बाहर जाने से पहले, भारत के आज़ाद होने से पहले ही जो संविधान था उसका निर्माण होना शुरू हो गया था। क्योंकि जो रूपरेखा जो थी, वो जो अंग्रेज़ों ने अलग अलग जो लॉ पास किए थे उनसे धीरे धीरे जाने अनजाने भारत के जो संविधान था उसकी रूपरेखा तैयार हो रही थी। जैसे अगर देखें तो 1935 का जो अधिनियम बना 1935 का जो अधिनियम बना उसके अंदर किस किस तरीके से चुनाव हुए, किस किस तरीके से हर एक प्रांत में प्रत्यक्ष जो चुनाव प्रोसेस था उससे लोगों का सिलेक्शन हुआ। उसके बाद इनडायरेक्ट चुनाव से लोकसभा राज्यसभा की जो सीट थी उनका चुनाव हुआ। इस तरीके से धीरे धीरे क्या हुआ कि जाने अनजाने में जो भारत का संविधान था या भारत की जो शासन करने की जो प्रणाली थी उसका एक तरीके से डेवलपमेंट हो रहा था। उसके बाद एक अचानक पूरा जो संविधान था, प्रॉपर संविधान बनाने के लिए सबसे पहले 1934 में एम एन रॉय जो थे उन्होंने सबसे पहले इस बात को रखा था कि भारत के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए और फिर एक संविधान, प्रॉपर जो संविधान है उसका निर्माण किया जाए। फिर 1935 में पहली बार कांग्रेस ने ऑफिशियली ये बात रखी कि भारत के लिए संविधान सभा जो थी उसका निर्माण किया जाए। 1938 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसमें जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे उन्होंने स्वतंत्र भारत के लिए संविधान के निर्माण के लिए वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा का निर्माण करने के लिए घोषणा की। मतलब वयस्क मताधिकार मतलब जितने भी जो वयस्क हैं 18 साल या 21 साल के, उस टाइम पे 21 साल के लिए जो लोग थे उनके लिए वोट देने के लिए ये हुआ था कि 21 साल से ऊपर के जितने भी जो लोग हैं वो वोट देंगे, उससे एक संविधान सभा का निर्माण होगा और इसमें कोई भी बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा, मतलब कि सिर्फ इंडियंस होंगे उसमें और कोई भी नहीं होगा। इसके बाद जो नेहरू जी की ये जो मांग थी वो ब्रिटिश ने मान ली और 1940 में अगस्त प्रस्ताव जो था वो पास किया। अगस्त प्रस्ताव में संविधान सभा जो बनाने की जो मांग थी वो मान ली गई। इसके बाद क्या हुआ, 1942 ये जो संविधान सभा थी उसको बनाने के लिए 1942 में एक मिशन भेजा गया जिसको बोलते हैं क्रिप्स मिशन जो था इसमें 3 सदस्य थे। पहला तो स्टैनफोर्ड क्रिप्स थे, एक ब्रिटिश मंत्रिमंडल के सदस्य थे और एक स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए एक और सदस्य थे। लेकिन ये जो क्रिप्स मिशन था, ये जो मुस्लिम लीग थी उसने इसकी मांग को अस्वीकार कर दिया। जो संविधान सभा की मांग जो लेके आए थे, ये जो इसका कार्य करने के लिए जो आए थे, उसको मुस्लिम लीग ने मना कर दिया। क्योंकि मुस्लिम लीग ये चाहते थे कि जब पाकिस्तान और भारत अलग अलग बन रहे हैं तो उसके लिए जो संविधान सभा है जो पाकिस्तान के लिए अलग बननी चाहिए और हिंदुस्तान जो था, भारत जो बनने वाला था, उसके लिए अलग बननी चाहिए। लेकिन ये जो क्रिप्स मिशन जो था इसके अंदर जो प्रस्ताव आया था उसके अंदर ये था कि जो द्वितीय विश्व युद्ध है उसके बाद संविधान सभा की मांग जो होगी जो संविधान सभा है उसको बनाया जाएगा। फिर क्रिप्स मिशन ने एक और दूसरी योजना रखी जो मुस्लिम लीग ने मान ली। उसके बाद संविधान सभा का गठन किया गया। तो सबसे पहले जो नवंबर 1946 है उसमें कैबिनेट मिशन जो आया उसके द्वारा कैबिनेट मिशन जो आया उसके द्वारा 1946 नवंबर 1946 जो था उसके अंदर संविधान सभा का गठन हुआ। इसके अंदर क्या किया कि जो 389 सदस्य थे, टोटल 389 सदस्य होने थे, इसमें से 296 जो सदस्य थे वो तो ब्रिटिश भारत की और 93 जो सदस्य थे वो देसी रियासतों को मिली। ब्रिटिश भारत में जो भी सीटें आवंटित की गई थी 296, उनमें से जो टोटल कितनी थी 389, उसमें से 296 थी ब्रिटिश भारत के लिए
और 93 जो थी वो थी देशी रियासतों के लिए। अब जो 296 थी उसमें से भी 292 जो थी उनका चयन तो गवर्नरों के प्रांत जो थे उनसे हो गया, और 4 जो सीट थी उनका प्रमुख आयुक्त जो थे उनमें से एक को करना था। तो प्रमुख आयुक्त कहाँ कहाँ पे थे? 4 जगह पे थे, ए, बी, सी और डी। ए मीन्स अजमेर, अजमेर के इलाके में, बी मीन्स बलूचिस्तान, सी मीन्स कुर्ग यानी जो नीचे कर्नाटका वाला क्षेत्र था वो, और डी मीन्स दिल्ली। ये जो 4 जगह थी यहाँ पे आयुक्त हुआ करते थे, मुख्य आयुक्त। इनके प्रांतों से 4 सीटों का आवंटन किया गया था। 4 सीटें ये, फिर 292 ये, और फिर 93 ये, टोटल 389 सीटें थी जो संविधान सभा के लिए आवंटित की गई थी। जितने भी जो हर प्रांत और जो देशी रियासत थी जो उनकी जो सीटें थी वो इस तरीके से आवंटित की गई थी कि वो उनके जनसंख्या के अनुपात में थी। मतलब 10 लाख की जो जनसंख्या है उसके ऊपर एक सदस्य का चुनाव होना था। ओके, अब प्रत्येक प्रांत को आवंटित की गई जो सीट का निर्धारण है वो जितने भी वहाँ पे रहने वाले सिख, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई जितने भी थे उनकी जनसंख्या के अनुपात में। मतलब कि अगर मान लिया जाए कि 100 लोग हैं, यहाँ पे सब 20-20% हैं, यानी 20% हिंदू, 20 मुस्लिम, 20 सिख, 20 ईसाई और 20 अगर मान लें जैन हैं, तो कितना 20-20% है। और ये 10-10 लाख हैं, सारे 10-10 लाख हैं, तो टोटल कितनी सीटें हुई? 10 लाख पे एक सीट, तो टोटल 5 सीटें आवंटित हुई। इस तरीके से सीटों का आवंटन किया गया था। लेकिन मुस्लिम और सिख जो थे उनका एक अलग ग्रुप बनाया गया था, और हिंदू जो थे, हिंदुओं को सभी को एक ग्रुप के अंदर रखा गया था। फिर प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों का जो चुनाव था वो प्रांतीय असेंबली में उस समुदाय के सदस्यों द्वारा किया जाना था। मतलब ये हुआ कि जैसे प्रांतीय असेंबली बनी, मतलब जब उस टाइम तक क्या होता कि क्षेत्रीय सरकार अलग बन चुकी थी, क्षेत्रीय सरकार बन चुकी थी, और सेंट्रल गवर्नमेंट भी बन चुकी थी, स्टेट गवर्नमेंट और दूसरा सेंट्रल। तो जो स्टेट गवर्नमेंट जो थी, वहाँ की जो क्षेत्रीय सरकार जो थी, क्षेत्रीय असेंबली जो थी, वो चुन के लोगों को भेजने वाले थे। एकल संक्रमणीय मत, एकल संक्रमणीय मत ये होता है कि अपनी प्रेफरेंस रखते हैं कि जैसे मान लीजिए कि 10 लोग हैं, जैसे मान लीजिए कि 10 लोग हैं, और चलो मान लीजिए कि 5 लोग हैं, 5 लोग हैं और अपने को उन 5 में से किसी को चुनना है। तो ऐसे प्रेफरेंस रखी जाएगी कि अगर मैं अपनी प्रेफरेंस रखूँ, अगर मैं मानूँ कि एक है 4 नंबर के इंसान को मैं सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस देना चाहती हूँ कि वो जाए असेंबली, उसके बाद दूसरी प्रेफरेंस किसकी होगी? 2 नंबर की अगर मेरी तरफ से, तीसरी अगर 5 की मानूँ, चौथी अगर 1 नंबर की मानूँ, और तीसरी अगर 3 नंबर की मानूँ। यानी कि ये प्रेफरेंस के बेसिस पे होता है एकल संक्रमणीय मत। फिर इसके अंदर जिसके सबसे ज़्यादा मत होते हैं वो जीत जाता है। तो एकल संक्रमणीय मत से मतदान करके प्रांतीय जो असेंबली जो थी उससे लोगों को चुन के जो लोकसभा या राज्यसभा वहाँ पे संविधान सभा का निर्माण हो रहा था उसके लिए भेज देते। ऐसा सेम किसके लिए होता है? जैसे अपन राज्यसभा के लिए चुनाव करते हैं वैसा होता है, क्योंकि जो सीधा अपन चुनाव करते हैं एमएलएज का, वो एमएलएज जाते हैं स्टेट जो अपनी विधानसभा होती है उसमें जाते हैं। विधानसभा में जो लोग होते हैं वो चुनते हैं राज्यसभा में जाने वाले लोगों को, और अपनी जो पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग। जैसे राजस्थान है, राजस्थान के अंदर 200 एमएलए चुने जाते हैं, वो 200 एमएलए जाते हैं विधानसभा में, और उन 200 में से 25 लोगों को चुन के भेजा जाता है राज्यसभा में। इसी तरीके से सेम जो संविधान सभा थी उसके लिए लोगों का चुनाव होना था। फिर है देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुखों द्वारा करना था सीधा। मतलब ये जो सदस्य थे वो मनोनीत सदस्य थे, इनका कोई चुनाव नहीं हो रहा था। अतः यह स्पष्ट था कि संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामांकित थी, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हैं पहले जो अपने ये सब किया था, एकल संक्रमणीय मत और इससे क्या था, ये क्या हुआ, ये चुनाव हुआ था, और बाकी जो सदस्य जो थे वो क्या हुए, नामांकित सदस्य थे। और इसके अलावा जो सदस्यों का चयन है वो अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय व्यवस्थापिका के सदस्य द्वारा किया जाना था। ये अपन ने देख लिया कि अप्रत्यक्ष रूप से कर रहे हैं,
प्रांतीय व्यवस्थापिका के सदस्यों द्वारा अपन ये कर रहे हैं, जिसका चुनाव एक सीमित मताधिकार के आधार पर। सीमित मताधिकार कैसे? क्योंकि उस टाइम तक सिर्फ 1% जो पॉपुलेशन थी उसी को वोट देने का अधिकार था, या थोड़ा बहुत बढ़ा दिया था जब लास्ट में, तो 10% पॉपुलेशन को, मतलब सीमित मताधिकार, क्योंकि सभी लोग वोट नहीं दे रहे हैं। फिर था संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में हुआ, और जो भी सीट, जो 296 सीटें जो ब्रिटिश भारत के लिए चुनी गई थी उनके लिए, क्योंकि जो 93 सीटें जो थी रियासतों के लिए चुनी गई थी वो तो वैसे भी मनोनीत करनी थी, और जो रियासतें थी उन्होंने तो जो संविधान सभा थी उनमें शामिल होने का निर्णय जो था वो त्याग दिया था। जो 96 सीटें थी वो तो वैसे भी खाली ही रही थी, सिर्फ 296 सीटों के लिए चुनाव हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस थी उसको 208 सीटें मिले, मतलब 93 तो पहले ही कैंसिल हो गई, क्योंकि टोटल 389 थी, उसमें से 93 तो पहले ही कैंसिल हो गई। दूसरा 296 जो थी, 296 जो सीटें थी उसमें से इंडियन नेशनल जो कांग्रेस थी उसको मिली 208 सीटें, मुस्लिम लीग जो थी उसको 73 सीटें, और जो बाकी स्वतंत्र समूह जो थे, बाकी जो समूह थे उसको मिली 15 सीटें, 15। तो ये चुनाव का रिजल्ट रहा। इसके बाद संविधान सभा का चुनाव भारत के वयस्क मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ, लेकिन इसमें जो जितने भी समुदाय थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, एंग्लो इंडियन, भारतीय ईसाई, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, SC ST, जितने भी लोग थे उन सभी प्रतिनिधियों को जगह मिली थी। लेकिन इसमें एक खास बात थी, ये जो चुनाव प्रक्रिया हो रही थी, संविधान सभा हो रही थी, उसमें 2 लोग शामिल नहीं थे। जब भी अपन कहीं देखेंगे तो हो सकता है अपन कंफ्यूज हो जाए, 2 बहुत ही बड़े लोग शामिल नहीं थे, एक तो गांधी जी, एक मोहम्मद अली जिन्ना। ये जो 2 लोग थे वो इस पूरे प्रोसेस में शामिल नहीं थे। फिर क्या हुआ? इसके बाद जो संविधान सभा की जो कार्य प्रणाली है वो देखते हैं कि किस तरीके से कार्य किया गया। कार्य प्रणाली, संविधान सभा की जो पहली बैठक है, 3 बैठक हुई। सबसे पहले 3 बैठक हुई 9 दिसंबर, 11 दिसंबर और 13 दिसंबर। 9 दिसंबर को अध्यक्ष चुने गए एज के हिसाब से जो सबसे बड़े थे उनको, सच्चिदानंद सिन्हा जी को सबसे पहले उनका अध्यक्ष चुना गया। फिर जो मेन अध्यक्ष चुने गए वो जो सेकंड बैठक थी 11 दिसंबर 1946 में हो रहा है ये सब कुछ, और दिसंबर में हो रहा, दिसंबर, ओके। 9 दिसंबर को पहले सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष चुन लिया, फिर अस्थायी रूप से चुना गया था। दूसरे जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जो सेकंड बैठक थी उसके अंदर अध्यक्ष चुन लिया गया, और उसके साथ 2 उपाध्यक्ष भी चुने गए। एक तो अध्यक्ष चुना गया, 2 उपाध्यक्ष चुने गए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे उसको अध्यक्ष चुन लिया गया, राजेंद्र प्रसाद को, और 2 उपाध्यक्ष किसको? HC मुखर्जी और दूसरा VT कृष्णामचारी। ओके, ये सेकंड बैठक हुई। लेकिन जो थर्ड बैठक थी वो सबसे इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि उसके अंदर उद्देश्य प्रस्ताव जो था वो पास किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव क्या था? उद्देश्य प्रस्ताव ये था कि जो संविधान सभा है उसको बनाने का क्या उद्देश्य है, जो संविधान है वो किसके ऊपर, किस बेस पे बनाया जाएगा, मतलब संविधान बनाने के पीछे अपना क्या उद्देश्य है। यही जो उद्देश्य प्रस्ताव था वो आगे जाके प्रस्तावना में परिवर्तित हो गया। यही आगे जाके इसका जो मॉडिफाइड जो रूप था वो आगे जाके प्रस्तावना बना। तो जो उद्देश्य प्रस्ताव जो था वो 19 दिसंबर को पास हुआ, 13 दिसंबर को पास हुआ, क्योंकि थर्ड बैठक 13 दिसंबर को थी, 13 दिसंबर को पास हुआ। उसमें क्या हुआ, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे उन्हें ये उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। ये क्या था, इसमें संवैधानिक जो ढांचा था उसकी झलक थी कि किस तरीके से संवैधानिक जो ढांचा है वो बनाया जाएगा। ये पॉइंट है, ये सिर्फ बोल के बता देती हूँ मैं, इनको लिखना इजी नहीं होगा ये। तो फर्स्ट है, यह संविधान सभा भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करती है। स्वतंत्र मतलब जो अंग्रेज वगैरह है उनसे स्वतंत्र, और संप्रभु यानी अपने जो फैसले हैं वो खुद लेने वाली, यहाँ किसी भी बाहरी देश के दबाव में नहीं आने वाली,
तथा अपने भविष्य के प्रशासन को चलाने के लिए एक संविधान के निर्माण की घोषणा करती है। ये उसमें फर्स्ट जो उद्देश्य प्रस्ताव था उसकी फर्स्ट लाइन थी। दूसरा, ब्रिटिश भारत में शामिल सभी क्षेत्र, यानी ब्रिटिश ने जो कब्जा कर रखा था वो सभी क्षेत्र, भारतीय राज्यों में शामिल सभी क्षेत्र तथा भारत से बाहर के इस प्रकार के सभी क्षेत्र तथा वे अन्य क्षेत्र जो इसमें शामिल होना चाहिए भारतीय संघ का हिस्सा होंगे। कि इसमें ये एक्सप्लेन किया होता है कि भारतीय संघ का हिस्सा कौन कौन से क्षेत्र होंगे। मतलब जो ब्रिटिश ने जितना कब्जा कर रखा था या बाहर से अगर किसी पे भारत बाद में कब्जा कर लेता है या फिर जो भारत में मिल जाते हैं वो सारे क्षेत्र जो भारतीय संघ जो होगा उसका हिस्सा हो गए। इन सभी क्षेत्रों तथा उनकी सीमाओं का निर्धारण संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। ये जो सभी क्षेत्र हैं उनका सीमा जो है उसका निर्धारण संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। इसके लिए उपरांत के सभी नियमों के अनुसार यदि वे चाहेंगे तो उनकी अवशिष्ट शक्तियां उसमें निहित रहेंगी तथा प्रशासन के संचालन के लिए वे सभी शक्तियां केवल उनको छोड़कर जो संघ में निहित होगी राज्य को प्राप्त होगी। मतलब ये हुआ कि उन्होंने ये कहा कि जो मेन शक्तियां जो हैं वो राज्य में होंगी, लेकिन कुछ शक्तियां ऐसी हैं जैसे फॉरेन के साथ है, डिफेंस के साथ है, जैसे कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, वो सारी शक्तियां सेंट्रल के पास रहेंगी। बाकी जितनी भी शक्तियां होंगी वो राज्य के पास रहेंगी। संप्रभु स्वतंत्र भारत की सभी शक्तियां एवं प्राधिकार, इसके अभिन्न अंग तथा सरकार के अंग सभी का स्रोत भारत की जनता होगी। मतलब जितनी भी जो शक्तियां हैं वो सभी भारत की जनता से आएंगी। शक्तियां या प्राधिकार जितने भी हैं, मतलब शक्ति का जो स्रोत है वो भारत की जनता होगी। अगला है भारत के सभी लोगों के लिए न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्वतंत्रता एवं सुरक्षा। मतलब सभी के लिए न्याय होगा, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक स्वतंत्रता, मतलब समाज में कुछ भी किया जा सके, आर्थिक तरीके से कुछ भी किया जा सके या राजनीतिक तरीके से कुछ भी फैसले लिए जा सके, इन सभी की स्वतंत्रता होगी। और सामाजिक सुरक्षा होगी कि समाज में किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, आर्थिक तरीके से किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा या राजनीतिक तरीके से किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, यानी उसको इन सभी चीज़ों के लिए सुरक्षा दी जाएगी। अवसर की समानता, सभी को किसी भी जगह पे अवसर में किसी को अवसर प्रदान करने में भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी को समान अवसर मिलेंगे। विधि के समक्ष समता, जो कानून जो है वो सभी के लिए समान होगा। विधि मतलब कानून, लो। विचार एवं अभिव्यक्ति, अपने विचार रखने और अपने आप को प्रेजेंट करने, अपने आप को अभिव्यक्त करने की अपने आप को अभिव्यक्त करना। विश्वास, भ्रमण और संगठन बनाने आदि की सभी की स्वतंत्रता होगी तथा लोक नैतिकता की स्थापना सुनिश्चित की जाएगी। अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों तथा जनजातीय क्षेत्र के लोगों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाएगी। मतलब अल्पसंख्यक जो लोग हैं जो हमेशा से समाज में दबे हुए रहे या उनका गलत तरीके से वो जो हर चीज़ में जो पिछड़े हुए लोग हैं उन सभी को क्या हुआ कि सुरक्षा प्रदान की जाएगी, सामाजिक तरीके से भी, आरक्षण के तरीके से भी, या हर तरीके से उनको ऊपर उठाने की कोशिश की जाएगी। संघ की एकता को अक्षुण्ण बनाए रखा जाएगा, मतलब जो देश है उसकी एकता बनाए रखी जाएगी तथा इसके भू क्षेत्र, भूमि, समुद्र एवं वायु जो है उसको पूरी तरीके से सुरक्षा प्रदान की जाएगी तथा ये जो प्राचीन भूमि है भारत जो है उसे विश्व में उसका अधिकार व उचित स्थान दिलाया जाएगा और विश्व शांति व मानव कल्याण को बढ़ावा देने के निमित्त उसके योगदान को सुनिश्चित किया जाएगा। ये जो सारी चीज़ थी ये उद्देश्य प्रस्ताव में रखा गया था। 22 जनवरी 1946 को ये पास हो गया और इसके बाद क्या हुआ कि संविधान का जो स्वरूप है वो इस चीज़ से प्रभावित था या इसी चीज़ से रिलेटेड था। इसके बेस पे वो सारी चीज़ें, जो संविधान था उसके अंदर सारी चीज़ें बनी थी। अब ये जो संविधान सभा बनाई गई, स्वतंत्रता अधिनियम जो बनाया गया, उसमें कुछ परिवर्तन भी हुई। कैसे? क्योंकि ये जो संविधान सभा का निर्माण हुआ था वो 1946 में हुआ था और जब संविधान बन रहा था उस टाइम क्या हुआ था, भारत बीच में आज़ाद हो गया था। तो जो कुछ सीटें थी वो पाकिस्तान चली गई, पूर्वी पाकिस्तान, कुछ पश्चिमी पाकिस्तान चली गई। तो क्या हुआ, सीटें जो थी वो परिवर्तित हो गई। तो इसलिए क्या हुआ, स्वतंत्रता का अधिनियम जो था उसमें कुछ परिवर्तन हुए। क्या परिवर्तन हुए? फर्स्ट तो संविधान सभा से खुद को अलग रखने वाली जो देसी रियासतें, जब भारत आज़ाद हो गया जो उसके बाद जो देसी रियासतें तो जो थी उसने भारत में खुद को ऐड कर दिया। और 28 अप्रैल 1947 को 6 राज्यों के प्रतिनिधि संविधान सभा के सदस्य बन चुके थे। 28 अप्रैल 1947 तक
अगला है 3 जून 1947 को 3 जून 1947 को भारत के बंटवारे की जो माउंटेन बेटन की जो योजना थी वो रखी गई थी। 3 जून को माउंटेन बेटन जो योजना थी वो उसको स्वीकार करने के बाद देशी रियासतों के जो ज़्यादातर जो प्रतिनिधि थे उन्होंने अपनी सभा में सीटें ग्रहण कर ली। फिर इसके बाद जो थी मुस्लिम जो थे वो मुस्लिम लीग के सदस्य भी क्या हुआ सभा में शामिल हो गए। अब अगला क्या है, भारतीय स्वतंत्रता जो अधिनियम था 1947 का, उसके आने से क्या चेंजेस हुआ। उसके आने से क्या हुआ, भारत के आज़ाद होने के बाद क्या हुआ कि जो सीटें अलग अलग बट गई थी, इसलिए उसमें भी चेंज हो गए। फर्स्ट तो ये हुआ सभा को पूरी तरह से संप्रभु निकाय बनाया गया, क्योंकि भारत पूरी तरह से आज़ाद हो चुका था, जो स्वेच्छा से कोई भी संविधान बना सकता था। इस अधिनियम से सभा को ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के संबंध में बनाए गए किसी भी कानून को समाप्त करने अथवा बदलने का अधिकार दिया गया। जब भारत पूरी तरीके से आज़ाद हो गया तो उसको किसी भी तरीके का नियम बनाने की स्वतंत्रता मिल गई, और यही स्वतंत्रता को उसने अपना जो संविधान था उसमें जो नियम थे अलग नियम बनाने के काम में भी लिया। उसके बाद संविधान सभा एक विधायिका भी बन गई, क्योंकि उस टाइम क्या था, संसद का निर्माण हुआ नहीं था, चुनाव हुए नहीं थे, तो जो संविधान सभा जो थी वही जो लोकल लोग थे उसके लिए नॉर्मल जो लॉ थे वो बनाने का कार्य करती थी। मतलब उसको दो कार्य सौंपे गए, एक संविधान सभा में संविधान के निर्माण का कार्य, एक जो लोकल लोग जो थे आम जो नागरिक थे उनके लिए अलग से कानून बनाने के लिए। अब ये जो कार्य था एक ही संविधान सभा को करना था, तो दो दिन अलग अलग रखे गए कि एक दिन संविधान सभा का कार्य किया जाएगा, एक दिन क्या हुआ लोकल जो संसद है उसका कार्य किया जाएगा। तो जब संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे उस टाइम पे वो कौन थे, राजेंद्र प्रसाद थे। तो जब संविधान सभा की बैठक होती तो राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष होते हैं, और जब विधायिका की बैठक होती तो जीवी मावलकर जो थे वो उनके अध्यक्ष होते हैं। ये जो सारा कार्य है वो 26 नवंबर तक चलता रहा, 26 नवंबर 1949 तक। फिर क्या हुआ, इसके बाद संविधान निर्माण का कार्य पूरा हो गया और उसके बाद क्या हुआ, संसद का निर्माण हुआ। फिर जो मुस्लिम लीग के जो सदस्य थे वो पाकिस्तान में चले गए। इससे क्या हुआ, जो 389 जो टोटल सीटें थी वो 299 हो गई, क्योंकि मुस्लिम जो जगह थी वो पाकिस्तान चली गई। और जो ब्रिटिश प्रांत जो थे उसमें 296 जो सीटें थी वो 229 सीटें हो गई, और जो 93 जो सीटें थी देशी रियासतों की वो 70 हो गई। तो ये सारे कार्य उस टाइम पे हुए, ये सारे चेंजेस हुए। अब इसमें क्या स्पेशल जो डेट्स हैं कि कौन सी चीज़ को कब अपनाया गया, ये सारी डेट्स और अपन अभी देख लेते हैं। पहला है कि मई 1949 को राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्य का सत्यापन किया गया। राष्ट्रमंडल जो देश थे उसमें भारत की सदस्यता लिखवाई गई है, जो भी सत्यापन किया गया। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्र ध्वज अपनाया गया। 22 जुलाई 1947 को 1947 को राष्ट्र ध्वज अपनाया गया। फिर जनवरी 22 जनवरी 1947 जो थी उसको 3 कार्य हुए। 24 जनवरी को, 22 को तो हो ही चुका था, 22 जुलाई जो थी 1947 को जुलाई को, और 24 जनवरी 1950 जो थी, ये तो हुआ 24 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया, और 24 जनवरी 1950 जो थी उसको 3 कार्य, राष्ट्रगीत अपनाया गया, राष्ट्रगान अपनाया गया, और जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे उनको प्रथम भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। ये सारे कार्य 24 जनवरी 1950 को किए गए। अब संविधान के बारे में थोड़े से फैक्ट्स हैं वो अपन देख लेते हैं। वो ये हैं कि 2 साल 11 माह और 18 दिन का समय लगा, 64 लाख रुपीस लगे, 64 लाख रुपए लगे, और 60 देशों के संविधान से अलग अलग तरीके से पढ़ के उनको अवलोकन करके 114 दिनों तक उस पर विचार करके अपने संविधान में उनको किस तरीके से डालना है ये सोचा गया। फिर 24 जनवरी को जब 3 कार्य और हुए, कौन कौन सा, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का चयन, प्रथम राष्ट्रपति का चयन, ये हुआ।
उस दिन संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई और उसके बाद 26 जनवरी को भारत का जो संविधान था उसको लागू कर दिया गया। 1950 से लेके 51 और 52 तक के बाद के बीच में जो जगह थी, उसके बीच में जो संविधान सभा जो थी उसने किसका कार्य किया? संविधान सभा ने संसद का कार्य किया, जो देश के लिए कानून बनाती थी उसका कार्य किया। ये सारा प्रोसेस उसके अंदर हुआ। अभी जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ इसके अंदर नोट्स भी नहीं है, मैं ज़्यादा लिख भी नहीं रही हूँ। मैं ये सारा इसलिए हो रहा है कि ताकि जो भी मैं बोलूँ उस पर आप पूरा ध्यान दें, समझने पे ज़्यादा ध्यान करें, क्योंकि जब लिखा हुआ होता है तो अपना माइंड होता है वो ज़्यादा पढ़ने पे करता है, या कुछ भी वीडियो चल रहा होता है उसकी तरफ ज़्यादा देखता है। इसलिए है ताकि जो बोला जा रहा है उसको समझने पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए। बाकी थैंक यू।